नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि PA2 का जो है वह हमारा वर्क जो है वह पूरा हो गया है। आपने उसका पेपर भी दे दिया है। तो आज से हम टर्म 2 का सिलेबस जो है वह शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 13 तक मैंने आपको पूरा करवा दिया था। आज हम टर्म 2 का सिलेबस चैप्टर 14 से शुरू कर रहे हैं। व्याकरण चैप्टर 14 विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क जो आप लगाते हैं उसे कहते हैं। पेज नंबर 76 76। तो बच्चों, आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, व्याकरण की टेक्स्ट बुक में। और जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चिन्ह का क्या मतलब है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। इससे बहुत सारा फर्क पड़ता है जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ। और विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। उसका उपयोग कहाँ पर होता है, कौन से चिन्ह को क्या कहा जाता है, कब इसका उपयोग किया जाता है, आदि के बारे में मैं आपको अभी जानकारी दे रही हूँ। तो बच्चों, ये आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। और जो मैं अभी आपको जो कुछ भी बताने जा रही हूँ इसे अच्छी तरह से आप ध्यान से सुनेंगे। पाठ 14 विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। रुकने का संकेत दिखाते, वाक्य का मतलब समझाते, कहाँ ठहरना कहाँ है चलना, विराम चिन्ह ही ये बतलाते। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर भी विराम चिन्ह होते हैं उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि वाक्य का मतलब क्या है। विराम चिन्ह जो है वो आपको यह बताते हैं कि आपको कहाँ पर रुक जाना है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, और इस वाक्य का मतलब क्या होता है। यह सारा जो है, यह विराम चिन्ह जो है, पंक्चुएशन, यह हमें समझाते हैं, यह हमें बतलाते हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपको यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो अभी बताने जा रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। सुमित, बारिश तेज हो सकती है, यानी इसका मतलब क्या है, सुमित जो है वह कहता है बारिश तेज हो सकती है। तो यह वाक्य है। उसके बाद आगे बता रहा है सचिन ठहरो मत जाओ। तो बच्चों, यहाँ पर आगे जो वाक्य वह जो बता रहा है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सचिन ठहरो मत। उसके बाद यहाँ पर आप एक चिन्ह देख रहे हैं, कॉमा, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो बच्चों, इसे कहा जाता है अल्प विराम चिन्ह। तो जहाँ पर भी यह चिन्ह होता है अल्प विराम चिन्ह यानी कि कॉमा, तो ये जो है चिन्ह ये हमें संकेत देता है कि यहाँ पर हमें रुक जाना है। जैसे अभी आपने देखा कि इस वाक्य को मैंने किस तरह से पढ़ा, फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। सचिन ठहरो मत जाओ। तो यह जो मैंने वाक्य पढ़ा इसमें आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ठहरो मत, यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो यह जो चिन्ह है यह हमें रुकने का संकेत दे रहा है कि यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। फिर मैंने आगे आपको कहा जाओ। तो अभी आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुमित जो है यह वाक्य कह रहा है। सबसे पहला जो वाक्य है, बारिश तेज हो सकती है। यहाँ पर भी आप एक चिन्ह देख रहे हैं, खड़ी लाइन है, जिसे
इंग्लिश में आप फुल स्टॉप कहते हैं। जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है उसके अंत में आप अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाते हैं और हिंदी में इस तरह से खड़ी लाइन की जाती है। और इस चिन्ह को हम कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है। अभी उसके आगे जो मैंने वाक्य बताया, सचिन ठहरो मत, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सचिन को क्या कह रहा है। सुमित सचिन को कह रहा है सचिन ठहरो मत जाओ। तो यहाँ पर मैंने ठहरो मत कहने के बाद मैं 1 सेकेंड के लिए रुक गई, उसके बाद मैंने आगे पढ़ा जाओ। तो यहाँ पर आपको जो ये चिन्ह दिख रहा है जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, यह जो चिन्ह है जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है अल्प विराम चिन्ह। तो यह हमें रुकने का संकेत देता है। उसके बाद मैंने कहा जाओ और यहाँ पर हमारा वाक्य जो है वह समाप्त हो रहा है, तो उसके पीछे आपको इस तरह से पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है और यह वाक्य के अंत में लगता है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो उदाहरण है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण दिया गया है वह बताने जा रही हूँ। रोहित, बारिश तेज हो सकती है। तो यहाँ पर रोहित जो है वो क्या कह रहा है, बारिश तेज हो सकती है। और यहाँ पर वाक्य के अंत में लगाया गया जो चिन्ह है खड़ी लाइन, यह है पूर्ण विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगा है। उसके आगे है सचिन ठहरो मत जाओ। तो उसके आगे जो वाक्य है उसमें है सचिन ठहरो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चिन्ह लगा है जो मैंने अभी आपको समझाया पहले उदाहरण में, यह है अल्प विराम चिन्ह। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर मैंने आगे कहा मत जाओ। फिर से एक बार और पढ़कर बता रही हूँ, सचिन ठहरो मत जाओ। उसके बाद है पूर्ण विराम चिन्ह। तो बच्चों कहने का अर्थ क्या है कि इन दोनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अल्प विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। पहले उदाहरण में लगाया है ठहरो मत जाओ। तो इसका मतलब तो यह होता है कि सुमित जो है यह कह रहा है कि ठहरो मत जाओ, यानी कि वो जाने के लिए संकेत दे रहा है, जाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर आप दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि रोहित जो है वह क्या कह रहा है, सचिन ठहरो मत जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठहरो के बाद रुकने का संकेत दिया गया है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ठहरो मत जाओ। तो बच्चों अभी आपको ये अल्प विराम चिन्ह के द्वारा ही आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाक्य में कहने का मतलब ये होता है कि ठहरो मत जाओ और दूसरे वाक्य में उसका अर्थ हो रहा है कि ठहरो मत जाओ। तो बच्चों अभी आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ ही गया होगा कि पहले वाक्य के द्वारा वह ठहरने के लिए मना कर रहा है कि ठहरो मत जाओ, जबकि दूसरे वाक्य में यह अंतर बता रहा है कि वह ठहरने के लिए कह रहा है कि सचिन ठहरो मत जाओ, यानी कि वह जाने के लिए मना कर रहा है। तो बच्चों अभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अल्प विराम चिन्ह जो है यह हमें क्या संकेत दे रहा है, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर चलना है। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुमित ने सचिन को जाने के लिए कहा, जबकि रोहित ने सचिन को जाने से मना किया। तो बच्चों यही बात मैंने आपको इन दोनों उदाहरण में अभी समझाई आगे। सचिन जो है वह
रुकने के लिए मना कर रहा है, यानी कि वह सचिन जो है क्या कह रहा है, जाने के लिए कह रहा है, जबकि यहाँ पर रोहित जो है वह सचिन को जाने से मना कर रहा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रोहित और सुमित के कहने में यह अंतर वाक्य में अलग अलग जगह रुकने के कारण आया। अभी आप देख सकते हैं रोहित के वाक्य और सुमित के वाक्य, इन दोनों के वाक्य में अंतर जो है, अलग अलग जगह पर रुकने के जो अंतर है उसके कारण आप इन दोनों की बात को समझ सकते हैं कि एक है वह जाने के लिए कह रहा है, जबकि दूसरा जो है वह कह रहा है मत जाओ। तो अभी आपको अल्प विराम चिन्ह के द्वारा इन दोनों वाक्य के अंतर में आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है। लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लिखते हैं तो लिखते समय जब हम वाक्य में जहाँ पर भी रुकना होता है वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह जहाँ पर भी होता है वह हमें रुकने का संकेत देता है। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं और यही विराम चिन्ह है जो हमें वाक्य समझने में हमारी मदद करते हैं। और जो अलग अलग विराम चिन्ह है जो हमें किस तरह से मदद करते हैं वह मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 77 पर, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले विराम चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, यानी कि पंक्चुएशन। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले मुख्य विराम चिन्ह, यानी कि जो मेन विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन है, वह कौन कौन से हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, जिसके बारे में मैंने अभी आपको आगे वाक्य में जो समझाया था उदाहरण में। इसका चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं, खड़ी लाइन है। इसे वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है, जैसे मेरा नाम सुमन है। तो यहाँ पर यह जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खड़ी लाइन की गई है इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, और यह वाक्य के अंत में लगा है। दूसरा उदाहरण है मैं रांची में रहती हूँ। इस वाक्य के अंत में यहाँ पर लगा है चिन्ह जिसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, यानी कि यह खड़ी लाइन। अभी हम आगे दूसरा विराम चिन्ह देखते हैं जिसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। यह भी मैंने आपको उदाहरण में बताया था, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। इसका चिन्ह जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह चिन्ह दिया गया है, इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। इसे वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाया जाता है, जैसे राजू, सीमा और रेखा यहाँ आओ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजू, उसके बाद में यहाँ पर जो चिन्ह लगाया गया है इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत दिया गया है। उसके बाद है सीमा और रेखा यहाँ आओ।
तो बच्चों अभी आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको दूसरा आगे उदाहरण बताने जा रही हूँ। बाजार से लीची, केले, आम, तरबूज लेते आना। तो बच्चों मैंने अभी आपको यहाँ पर जो वाक्य पढ़कर अभी आपको मैंने सुनाया, उसमें आपने देखा ही होगा कि मैं कहाँ कहाँ पर रुकी। लीची, उसके बाद है अल्प विराम चिन्ह, तो हमें यहाँ पे रुक के फिर बोलना है केले। उसके बाद भी अल्प विराम चिन्ह है, उसके बाद आगे है आम, फिर अल्प विराम चिन्ह, उसके बाद है तरबूज लेते आना। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है, यह हमें रुकने का संकेत दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर यह वाक्य समाप्त हो रहा है, तो उसके पीछे यहाँ पर जो चिन्ह लगा है यह है पूर्ण विराम चिन्ह। तो बच्चों अभी आप समझ गए होंगे कि अल्प विराम चिन्ह क्यों लगाया जाता है और ये हमें क्या संकेत देता है। तो यह हमें रुकने का संकेत देता है कि बीच में हमें कहाँ कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है। अभी हम आगे देखते हैं। तीसरा विराम चिन्ह जो है वह है प्रश्नवाचक। इसका चिन्ह आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कैसे हो, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो उसके अंत में आपको इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा उदाहरण है यह किसने किया। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया है कि यह किसने किया। तो जहाँ पर इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है, उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन चिन्हों का लगाने का मतलब क्या होता है, कि यह आपको समझाता है कि यह वाक्य का अर्थ बताता है कि यह प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यह आप चिन्ह के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो बच्चों ये भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर इस प्रकार चिन्ह लगाया जाता है और इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो विराम चिन्ह है वह है विस्मयादि बोधक। इसका चिन्ह जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्द के एकदम बाद लगाया जाता है। फिर से और एक बार मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। इसका चिन्ह जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आश्चर्य, यानी जब कभी आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ऐसा शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर आपको लगाना होता है। दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्द के एकदम बाद लगाया जाता है। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसे अलग अलग भावों को दर्शाने के लिए यह विस्मय सूचक शब्द के एकदम बाद में लगाया जाता है, जिसके उदाहरण मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। वाह, मैं जीत गया। तो बच्चों यहाँ पर यह जो शब्द है वाह, तो यह खुशी का भाव है, यह हमारे अंदर के भाव को दर्शा रहा है। सोच लो कि आप भी अगर कहीं कुछ खेल खेल रहे हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो आप कितने खुश हो जाते हैं। वाह, मैं जीत गया।
तो यहाँ पर यह जो वाह शब्द है, यह खुशी का भाव है उसे दर्शा रहा है। उसके तुरंत बाद आपको यह चिन्ह लगाना होता है। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी मैं आपको आगे एक उदाहरण को और बताने जा रही हूँ। छी, कितनी बदबू आ रही है। यहाँ पर यह जो शब्द है जिससे आपको घृणा हो रही है, उसके भाव को दर्शा रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। छी, अगर आप कहीं से गुज़र रहे हैं, कहीं से अगर आप जा रहे हैं और अगर वहाँ पर बहुत गंदगी हो और जहाँ से बहुत बदबू आ रही हो, तो आपके अंदर के भाव है वो कैसे होते हैं, आपको जो अच्छे नहीं लगते हैं। छी, तो यहाँ पर यह जो भाव दर्शा रहा है वह शब्द है छी। उसके तुरंत बाद आपको यह चिन्ह लगाना है जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो विस्मय सूचक यह जो शब्द है उसके तुरंत बाद लगाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको यह जो उदाहरण समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको यह जो पाठ है विराम चिन्ह वो पूरा समझा दिया है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अलग अलग जो मुख्य प्रकार के जो विराम चिन्ह है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख जो विराम चिन्ह है जो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। दूसरा जो है अल्प विराम चिन्ह जो हमें रुकने का संकेत देता है। तीसरा जो है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्न के अंत में, वाक्य के अंत में लगाया जाता है जब प्रश्न पूछते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह यह हमारे भावों को दर्शाता है और यह विस्मय सूचक शब्द के तुरंत बाद लगाया जाता है जो हमारे अंदर के अलग अलग भावों को दर्शाता है, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बच्चों, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह जो है वह हमें वाक्य को समझने में भी हमारी मदद करते हैं कि कहाँ पर हमें रुक जाना है, कहाँ पे हमें चलना है आदि। यह जो विराम चिन्ह है वह हमें समझाते हैं। धन्यवाद।